अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है असद रहमान और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट इन्फो चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो मज़ीद पार्ट है जो एनओटीपी की हमने पीपीटी शुरू की थी, टव की पीपीटी है, इसको हम मज़ीद कवर करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट अगर आपने पहले नहीं देखा तो मैं ऊपर आए लिंक में जो है उसका बटन दे दूंगा। सबसे पहले आप जाकर वो देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को कवर करें। तो अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पर आए हैं तो इसमें आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो जाकर सबसे पहले उस वीडियो को कवर करें। तो हमने सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने दो कार्टिलेज के हवाले से हमने बात की थी उस वीडियो में। थायराइड कार्टिलेज के हवाले से, जिसे हम एडब भी कहते हैं, और एपिग्लोटिस के हवाले से हमने बात की थी कि एपिग्लोटिस पे हमारे पास सिंगल कार्टिलेज होता है। थर्ड हम बात करेंगे, हमारी आज की वीडियो का जो है यहीं से शुरू करते हैं कि हमारा जो थर्ड कार्टिलेज है वो हमारे पास आता है जो है वो क्रिकोइड कार्टिलेज हमारे पास आता है। क्रिकोइड कार्टिलेज हमारे पास है क्या? इट इज़ अ रिंग ऑफ हाइलीन कार्टिलेज। ये एक रिंग होता है जो कि हाइलीन कार्टिलेज से जो है वो बना होता है। एंड फ्रॉम द इंफीरियर वॉल ऑफ द लैरिंक्स, जो कि इंफीरियर वॉल या नीचे का दीवार इसको कह सकते हैं कि नीचे का जो शेप होता है वो लैरिंक्स का बना रहा होता है। मैं आपको पिक्चर में शो कराता हूँ पीछे जाके। ये हमारे पास जो है ये येलो कलर का जो हमारे पास शो हो रहा है, ये हमारे पास जो है वो क्रिकोइड कार्टिलेज है। इसका अगर हम ये देखें, लेरिंग्स का ये नीचे का वाल बना रहा है, जो है वो सुपीरियर के तौर पर देख ले या इंफीरियर या पोस्टीरियर के हवाले से हम देख ले, तो ये हमारे पास जो लेरिंग्स का नीचे का हिस्सा जो है वो बना रहा होता है। तो ये पिक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास तीन कार्टिलेज, तो हमारे पास जो हमने बात की थी जो सिंगल कार्टिलेज है, सबसे पहले हमारे पास आता है थायराइड कार्टिलेज, जिस पर हमने बात की थी। फिर हमने एपिग्लोटिस पिछली वीडियो हमने कवर किया था। ये दो चीज़ें हमने पिछली वीडियो में कवर की थी। इस वीडियो में हमने सिर्फ क्रिकोइड कार्टिलेज को कवर किया। ये तीन हमारे पास जो है वो सिंगल कार्टिलेज होते हैं। तो इसके हवाले से हम मज़ीद हम बढ़ते हैं। तो मज़ीद हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है एरिटिनोइड कार्टिलेज। एरिटिनोइड कार्टिलेज के हवाले से बात करते हैं। ये पेयर शक्ल में होता है। इट इज़ पेयर एरिटिनोइड कार्टिलेज, मतलब ये पेयर शक्ल में होता है। ये दो होते हैं। इट इज़ ट्राइंगुलर पीसेस ऑफ हाइलीन कार्टिलेज। ये हाइलीन कार्टिलेज से तो पता है, लेकिन अगर इसकी शक्ल के हवाले से देखें तो ये ट्राइंगुलर पीसेस में मुश्तमिल हो रहा हुआ होता है। दे अटैच द वोकल फोल्ड एंड इंट्रेंसिक फेरेंजियल मसल। ये इंट्रेंसिक फेरेंजियल मसल के साथ अटैच हुआ होता है और वोकल फोल्ड के साथ जो है वो अटैच हुआ होता है, जो कि हमारे पास एरिटिनोइड कार्टिलेज होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं यूनिफॉर्म कार्टिलेज या क्यूनिफॉर्म इसको हम कह सकते हैं। तो यूनिफॉर्म कार्टिलेज हमारे पास जो होता है ये क्लब शेप होता है। इलास्टिक कार्टिलेज इंटीरियर टू द कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज। ये कॉर्निक्यूलेट जो हमारे पास नीचे कार्टिलेज होता है, इसके ये इंटीरियर मतलब के पोर्शन पर आ रहा होता है। इंटीरियर मतलब कि आगे के पोर्शन पर हमारे पास ये यूनिफॉर्म कार्टिलेज होता है। सपोर्ट द वोकल फोल्ड, ये वोकल फोल्ड को वोकल फोल्ड जो है उसको सपोर्ट कर रहा होता है। एंड लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द एपिग्लोटिस, और अगर हम एपिग्लोटिस को देखें तो ये लेटरली जो है उसको सपोर्ट भी कर रहा होता है, या एस्पेक्ट जो है उसको नीचे किस हिस्से पे ये दिख रहा होता है। अब हम बात करते हैं ऑर्निक्यूलेट कार्टिलेज या कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज भी इसको कह सकते हैं। ये हमारे पास सबसे पहले इसकी शेप के हवाले से बात करें, वो उसकी अगर हम शेप के हवाले से बात करें तो ये हमारे पास होता है क्लब शेप का होता है, और ये हमारे पास जो है ये हॉर्न शेप का होता है। पीसीज ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज आर लोकेटेड एट द एपेक्स। एपेक्स पर हमारे पास मौजूद होता है। मैं भी आपको पिक्चर में शो करा देता हूँ। ऑफ ईच एरिटिनोइड कार्टिलेज, हमारे पास जो दो एरिटिनोइड कार्टिलेज पिछले हमने बात की तो इसके एपेक्स पर मौजूद होता है, और दोनों ही पे ही ये मौजूद होता है। ये दो कार्टिलेज, ये भी हमारे पास दो कार्टिलेज होते हैं, और यूनिफॉर्म कार्टिलेज भी हमारे पास पेयर की शक्ल में होते हैं। दे आर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ फॉर द एपिग्लोटिस, और ये एपिग्लोटिस को जो है ये सपोर्ट कर रहे होते हैं। मैं अभी आपको पिक्चर में जो है वो शो करा देता हूँ। इसके हवाले से हम बात करेंगे। हमारे पास जो ये ट्राइंगुलर शेप का जो आपको दिख रहा है, ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास होता है एरिटिनोइड कार्टिलेज। ये हमारे पास एरिटिनोइड कार्टिलेज है, और ये ऊपर आपको जो हॉर्न शेप हॉर्न की तरह जो नज़र आ रहे हैं, दोनों के एरिटिनोइड कार्टिलेज के ऊपर दोनों जो दिख रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ऑर्निक्यूलेट कार्टिलेज। ये हमारे पास पेयर शक्ल में हो रहा है, और ये एपिग्लोटिस जो हमारे पास ये एपिग्लोटिस है ना, इसको सपोर्ट कर रहा होता है। इसको नीचे से इसने ये सपोर्ट किया होता है। तो इसके हवाले से हमने बात की। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास आगे क्या आ रहा है। यहाँ तक तो हमने कवर कर लिया। अब हमारे पास आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया हमारे पास जैसे ही हमारे पास लेरिंग्स ख़त्म हो जाता है, हमारे
वहाँ से डायरेक्ट हमारा ट्रेकिया जो है वो शुरू हो जाता है। द ट्रेकिया और विंड पाइप, इसको हम विंड पाइप भी कहते हैं, इज अ ट्यूब्यूलर पैसेज वे फॉर एयर डेट इज़ अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ट्रेकिया को जो हम दूसरा नाम देते हैं वो हम विंड पाइप भी देते हैं, और ये हमारे पास एक पैसेज वे है, एक रास्ता है। किस चीज़ के लिए? हमारे पास ये एयर के लिए ये एक पैसेज वे है जो कि हमारे पास 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 12 सेंटीमीटर लंबाई है इसकी। और अगर हम इसकी चौड़ाई के हवाले से बात करें कि कितना मोटा है, तो ये तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर होती है। The 16 to 20 incomplete horizontal ring of hyaline cartilage resembles the letter C। ये हमारे पास 16 से 18 कार्टिलेज पर जो है हॉरिजॉन्टल रिंग कार्टिलेज पर मुश्तमिल हो रहा होता है। हॉरिजॉन्टल हम फ्रेंड अगर बात करें हॉरिजॉन्टल किसको कहते हैं, तो अगर हम इस तरह सीधा स्ट्रेट देखें तो ये हमारे पास वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल बात हो रही। तो हॉरिजॉन्टल इस तरह हमारे पास लेटा नुमा, इसको लेटा हुआ भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल शेप के वाले से बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास इस हॉरिजॉन्टल शेप की मतलब कि हॉरिजॉन्टल शेप की तरह होता है। और ये हाइलीन कार्टिलेज से बने होते हैं जो 16 से 20 हमने बात की। और ये लेटरल सी के वाले तरह होते हैं। लेटरल सी अगर हम इस सी को देखें तो ये हमारे पास वर्टिकल है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल की बात हो रही तो हॉरिजॉन्टल सी नुमा होते हैं। ये किस वजह से होते हैं ये आगे इसमें लिखा होगा, बात करते हैं इस पे। तो इट इज़ लोकेटेड एंटीरियर टू द ईसोफेगस। ये ईसोफेगस के जो हमारे पास होता है, ईसोफेगस जो हमारे पास है इसके इंटीरियर पर है, मतलब कि इसके जो है ईसोफेगस के आगे जो है हमारे पास ट्रेकिया मौजूद होता है। एंड एक्सटेंड फ्रॉम द लैरिंग्स टू द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा वेयर डिवाइडेड इनटू द राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी प्राइमरी ब्रोंकाई, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई होते हैं। ये हमारे पास ईसोफेगस हमारे पास क्या है? ईसोफेगस हमारे पास खाने की नाली है, इसके आगे हमारे पास ये ट्रेकिया होता है। जो भी चीज़ हम खा रहे होते हैं, ये सी नुमा शेप, ये जो खाली जगह दी है ये इसलिए दी है कि यहाँ पर हमारे पास ईसोफेगस गुजर रहा होता है। कि कोई भी खाने की चीज़ जब आप इनगल्फ कर रहे हो ताकि आपके ट्रेकिया की वजह से आपको खाने में कोई दिक्कत ना हो, तो अल्लाह ताला ने हमारे पहले से ही ये निज़ाम बनाया है कि ये इस सी शेप का होता है, और इसके पीछे जो भी खाना वगैरह गुजर रहा होता है वो ईज़िली पास आउट हो जाता है। और अगर हम लेरिंग्स के हवाले से बात करें तो ये लेरिंग्स जैसे ही ख़त्म हो जाता है वहाँ से हमारे पास डायरेक्ट जो है वो ट्रेकिया शुरू हो जाता है। और अगर हम सुपीरियर देखें कि मतलब ये किस चीज़ के आगे जो है आ रहा है, मतलब या किस चीज़ के ऊपर आ रहा है, तो इसके हवाले से देखें तो ये फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के बिल्कुल सामने हमारे पास ये ख़त्म हो रहा होता है, जहाँ पर हमारे पास राइट और लेफ़्ट जो है प्राइमरी ब्रोंकाई जो है वो शुरू होते हैं। तो ये इस जगह पर हमारे पास ख़त्म होता है ट्रेकिया। अब आप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ब्रोंकाई के हवाले से, तो ट्रेकिया वहीं तक था। अब हम ब्रोंकाई के हवाले से तो ब्रोंकाई में इसको जो हमने डिवाइड किया है, ट्रेकिया जैसे ही ख़त्म हो जाता है हमारे पास ब्रोंकाई शुरू हो जाता है। एट द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा ट्रेकिया डिवाइड इन टू राइट जो है प्राइमरी ब्रोंकाई एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई विच गोज इन टू द लंग्स। कि हम अगर सुपीरियरली बात करें कि ये किस चीज़ के आगे आ रहे होते हैं, तो फिफ्थ थोरेसिक की हमने पीछे भी बात की कि फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पर जो है हमारे पास ट्रेकिया ख़त्म हो जाता है, वहाँ से डायरेक्ट ब्रोंकाई शुरू हो जाता है। ब्रोंकाई हमारे पास राइट और लेफ़्ट प्राइमरी ब्रोंकाई वहाँ से हमारे पास डिवाइड हो रहा होता है, और लेफ़्ट लंग की तरफ से जो हमारे पास लेफ़्ट ब्रोंकाई चला जाता है, और राइट ब्रोंकाई से हमारे पास राइट लंग्स की तरफ ये चला जाता है। तो आगे हम बढ़ते हैं। विच गोज़ इनटू द लंग, जो कि हमारे पास लंग की तरफ ये दोनों जा रहे होते हैं, लेफ्ट और राइट हमारे पास लंग की तरफ जा रहे होते हैं। द राइट ब्रोंकाई इज मोर वर्टिकल शॉर्टर वाइडर देन लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। हमारे पास जो राइट ब्रोंकाई है, राइट साइड पर जो हमारे पास ब्रोंकाई होता है वो वर्टिकल ज़्यादा होता है, मतलब कि वो ज़्यादा तिरछानुमा होता है। और अगर उसके साइज़ के हवाले से बात करें तो ये लेफ़्ट के बनिस्बत ये काफ़ी शॉर्ट होता है। और अगर हम जो चौड़ाई वगैरह के हवाले से बात करें तो ये काफ़ी जो है उसके हवाले से हम देखें तो वाइडर होता है, मतलब कि इसकी साइज़ जो है वो मोटी सी होती है। ये लेफ़्ट के हवाले से अगर हम बात करें कि लेफ़्ट हमारे पास जो है वो ज़्यादा वर्टिकल नहीं होगा, वो ज़्यादा शॉर्ट नहीं होगा, और वो हमारे पास जो है वो ज़्यादा मोटा सा नहीं होगा, उसकी लेंथ जो हमारे पास काफ़ी मोटी सी नहीं होगी।
ये लेफ्ट के हवाले से। इट इज़ लाइन्ड बाय सीडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम। ये इसकी हमारे पास जो कवरिंग होती है या लाइनिंग होती है वो सीडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम से बनी हुई होती है। एट द पॉइंट वेयर ट्रेकियन डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट इज नाउ एज कार्निया। ये कार्निया हमारे पास क्या है, ये फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के सामने जहाँ पर हमारा ट्रेकिया डिवाइड हो रहा है, मतलब कि अगर ये ऊपर से ट्रेकिया आ रहा है और यहाँ पर हमारे पास ब्रोंकाई ये राइट आ गया और ये लेफ्ट हमारे पास आ गया, तो ये हमारे पास ये जो जगह होती है इसको हम जो है वो कार्निया कहते हैं। आगे पिक्चर में भी शो करूँगा, आई होप आप लोग को समझ आ चुका होगा, लेकिन आगे पिक्चर में भी ये शो हो रहा होगा तो वहाँ पर आप दोबारा देख लीजिएगा। अब हम मज़ीद बात करते हैं कि ब्रोंकाई जो प्राइमरी ब्रोंकाई लेफ़्ट और राइट जो है ब्रोंकाई आई थी वो किस हिस्सों में डिवाइड हुई है। द प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड इनटू द सेकेंडरी ब्रोंकाई ये और लेबर ब्रोंकाई या लोअर ब्रोंकाई भी इसको हम कह सकते हैं। प्राइमरी ब्रोंकाई जो हमारे पास जो आवाज़ से आई थी वो हमारे सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है और सेकेंडरी ब्रोंकाई हमारे पास 9 to 10 जो है टर्शरी ब्रोंकाई में डिवाइड होती है। टर्शरी ब्रोंकाई को जो है वो हम सेगमेंटल ब्रोंकाई भी कहते हैं। टर्शरी ब्रोंकाई डिवाइड इनटू ब्रोंक्यूल्स और टर्शरी ब्रोंकाई जो हमारे पास आई है वो हमारे पास ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हुई है और ब्रोंक्यूल्स हमारे पास टर्मिनल मज़ीद ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हमारे पास जो है वो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं। और इस तरह से ये पूरा प्रोसेस जो हमारे पास हो रहा होता है, मतलब कि एक आया दूसरे में डिवाइड हुआ, प्राइमरी आया सेकेंडरी में डिवाइड, सेकेंडरी आया टर्शरी में डिवाइड हुआ, टर्शरी हमारे पास आया ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हुआ, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। इस पूरे चीज़ को अगर हम देखें, इस पूरे को देखें तो इसको हम ब्रोंक्यूल ट्री के नाम से कहते हैं या एक ट्री नुमा होता है, क्योंकि एक शाख आई है वो 2 में डिवाइड हुए, 2 आई है 3 में डिवाइड हुए, 3 आगे मजीद जाके डिवाइड होकर, तो इसलिए हम इसको ट्रीज़ का नाम भी जो ब्रोंकियल ट्रीज़ का नाम भी इसको दिया गया है। इस पिक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा। हमारे पास लेरिंग्स था सबसे पहले, लेरिंग्स हमारे आगे जाकर ये ट्रेकिया में डिवाइड हुआ है और ट्रेकिया जिस जगह पर ख़त्म हो रहा है, जो हमारे पास प्राइमरी ब्रोंकाई जहाँ से शुरू हो रही है, लेफ़्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, ये हमारे पास जो है राइट है और इस साइड पर हमारे पास लेफ़्ट प्राइमरी। जिस जगह पर ये हो रहा है इस जगह को हम कार्निया कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिक्चर में वहाँ पर वैसे डायग्राम्स के थ्रू समझाया, लेकिन इस पिक्चर में आपको क्लियर हो रहा होगा ये हिस्सा जो हमारे पास होता है इसको हम कार्निया कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। प्राइमरी ब्रोंकाई हमारे पास आगे जाके सेकेंडरी ब्रोंकाई आगे जाके ये टर्शरी ब्रोंकाई और टर्शरी ब्रोंकाई आगे जाके ब्रोंक्यूल्स, फिर इस तरह टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में आगे डिवाइड हुई होती है। ये नीचे जो आपको दिख रहा है ये हमारे पास, ये नीचे जो शेप दिख रही है ये हमारे पास डायफ्राम है। आई होप कि आपको इस पिक्चर से ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी जितना हमने पढ़ा। अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास आगे क्या है। तो आगे हमारे पास रेस्पिरेटरी जोन शुरू हुआ है। रेस्पिरेटरी जोन के हवाले से बात हो रही है अल्वुलर डक्ट के हवाले से, कि वहाँ पर जो हमारे पास आए थे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आए थे, आगे जाकर ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स किस चीज़ में डिवाइड हुए हैं, वो हमारे पास अल्वुलर डक्ट में डिवाइड हुए होते हैं। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स ओपन इनटू एक्सपेंसिव चेंबर कार अल्वुलर डक्ट। ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स जहाँ तक हमने पिक्चर में आपको समझाने की कोशिश की, वो हमारे पास किस चीज़ में आगे जाके ओपन हुआ है या किस चीज़ में आगे जाके डिवाइड हुआ है, तो वो हमारे पास अल्वुलर डक्ट होता है। अल्वुलर डक्ट हमारे पास क्या काम कर रहा होता है या किस तरह से परफॉर्म कर रहा होता है वो देखते हैं। दिस पैसेज वे, ये एक पैसेज वे होता है एयर के लिए इन टू द अल्वुलर सेक। ये अल्वुलर सेक पर ये ख़त्म हो रहा होता है। मतलब इससे एक बात ये भी ज़ाहिर हुई कि अल्वुलर डक्ट जो हमारे पास आगे जाके अल्वुलर सेक में डिवाइड हुआ होता है और ये एक पैसेज वे होता है हमारे पास अल्वुलर डक्ट जो है अल्वुलर सेक के लिए। अल्वुलर सेक के हवाले से हम बात करते हैं। इट इज़ कोवन चेम्बर कनेक्टेड टू इंडिविजुअल अल्वुलाई। इंडिविजुअल अल्वुलाई की अगर हम बात करें तो मतलब ये सिंगल अल्वुलाई अगर हम देखें तो सिंगल अल्वुलाई के साथ एक के साथ जो है ये सेक जो है अटैच हुआ होता है। या अंगूर का गुच्छा नुमा देख ले तो वहाँ इसकी जो डंडी होती है और हर अंगूर को कवर कर रही होती है, हर अंगूर को उसने पकड़ा होता है, तो इस तरह के एक शेप नुमा होता है। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हो गया हमारे पास क्या आ रहा है। आगे हमारे पास सिंगल अल्वुलाई जिसकी हमने बात की कि अल्वुलर से जो है वो सिंगल अल्वुलाई में जो है उसको डिवाइड किया है। तो
एक इंडिविजुअल अल्वुलाई की हम बात करते हैं। अल्वुलाई इज़ अ कप शेप, ये हमारे पास शेप इसकी क्या है, हमारे पास ये कप शेप की होता है। ए आउट पाउचिंग लाइन बाय सिंपल सिक्वीमस एपिथेलियम। अगर हम इसकी लाइनिंग के हवाले से बात करें तो ये सिंपल सिक्वीमस एपिथेलियम की लाइनिंग इसकी होती है, या बॉर्डर होते हैं, या कवरिंग यूँ समझ लें कवरिंग होती है। अल्वुलर सेल्स, ये अल्वुलाई हमारे पास जो है इसके सेल्स क्या अगर हम बात करें कि इसके सेल्स वगैरह क्या काम कर रहे होते हैं, तो ये दो टाइप के सेल हमारे पास होते हैं, एक टाइप 1 जिसको हम कहते हैं और एक टाइप 2 है। इसमें हम टाइप 1 को कवर करेंगे और नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास टाइप 2 होगा। इट इज़ सिंपल सिक्वीमस एपिथेलियम सेल। ये किस चीज़ से बना होता है? टाइप 1 की अगर हम बात करें तो ये सिंपल सिक्वीमस एपिथेलियम सेल से बना होता है। इट इज़ मेन साइड्स ऑफ गैस एक्सचेंज, और यहीं पर जो है इन्हीं सेल्स में हमारे पास टाइप 1 सेल्स जो हमारे पास होते हैं इसमें हमारे पास गैस एक्सचेंज हो रही होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप 2 के हवाले से कि टाइप 2 का हमारे पास क्या काम परफॉर्म कर रहा होता है। तो अगर हम टाइप 2 अल्वुलर सेल के हवाले से बात करें तो इट इज़ आल्सो नाउ एज सेप्टल सेल। इसको हम सेप्टल सेल भी कहते हैं, राउंडेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल। और ये हमारे पास सेल किस चीज़ से बने होते हैं? ये क्यूबॉइडल सेल से बने होते हैं। ये क्यूबॉइडल सेल से बने हैं, और अगर हम पीछे देखें तो वो हमारे पास सिंपल सिक्वीमस एपिथेलियम सेल से बने थे। तो ये सेल्स आपको लाजमी याद होने चाहिए कि टाइप 1 सेल किस चीज़ से बने और टाइप 2 सेल किस चीज़ से बना होता है। तो टाइप 2 सेल हमारे पास, जो हम क्यूबॉइडल सेल के हवाले से बात करें, क्योंकि क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल से बने होते हैं और ये राउंडेड होते हैं। राउंडेड ये शेप भी आपको याद होनी चाहिए। इट इज़ सेक्रीट्स द अल्वुलर फ्लूइड। ये अल्वुलर फ्लूइड जो है हमारे पास सेक्रीट कर रहे होते हैं, जो कि हमारे पास काम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे एयर को जो है वो मॉइस्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर हमारी एयर मॉइस्ट नहीं होगी, ड्राई होगी, तो हमारा लंग्स जो है वो काफ़ी ईजिली जो है वो सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाएगा। इट प्रोड्यूसेस द सर्फेक्टेंट, और ये सर्फेक्टेंट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ये सेल टाइप 2 के हवाले से बात हो रही है, तो सेल टाइप 2 हमारे पास क्या कर रहा होता है? सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस कर रहा होता है। सर्फेक्टेंट में हमारे पास क्या होता है? ये एक मिक्सचर होता है किस चीज़ का? लिपिड का और लिपोप्रोटीन का हमारे पास एक मिक्सचर होता है, जो काम क्या परफॉर्म कर रहा होता है। इसके नीचे हम काम भी देखेंगे। सर्फेक्टेंट लोअर द सरफेस टेंशन ऑफ अल्वुलर फ्लूइड। ये अल्वुलर फ्लूइड जो हमारे पास जो सिक्रीट हुई होती है, इसके टेंशन को जो है वो कम कर रहा होता है, विच रिड्यूसेस द टेंडेंसी ऑफ अल्वुलाई टू कोलैप्स, जो कि हमें को हमारे लंग को कोलैप्स होने से, सिकुड़ने से बचाती है। मतलब कि हमारे लंग को सर्फेक्टेंट ही ये वाहिद चीज़ होती है जो कि हमारे पास हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करनी होती है ताकि वो सिकुड़ ना जाए। आगे हम देखते हैं अल्वुलर मैक्रोफेजेस या डक्ट सेल्स। अगर इतने पैसेज वे इतने चीज़ों के हवाले से हमने बात की कि एयर में काफ़ी ज़्यादा पार्टिकल्स या डस्ट पार्टिकल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, इतनी चीज़ों से कवर ना हुई और लंग्स के अंदर आ गई या अल्वुलाई के अंदर आ गई, तो अल्वुलाई में भी कोई चीज़ तो होनी चाहिए ना इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अल्वुलाई में हमारे पास ऐसे मैक्रोफेजेस होते हैं या ऐसे सेल्स होते हैं जिसको हम डक्ट सेल्स कहते हैं, जो कि इसको प्रोटेक्ट कर रही होती है। तो इस सेल से भी आपको लाजमी डक्ट सेल का नाम याद होना चाहिए। हमारे पास जो मैक्रोफेजेस होते हैं, इट रिमूव द फाइन डस्ट। ये हमारे पास डस्ट जो है उसको बिल्कुल मतलब कि रिमूव कर देते हैं। एंड अदर डिवाइसेस फ्रॉम द अल्वुलर सेक, या अदर कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऐसी चीज़ जो है अंदर आ गई है, इतने पहले तो आनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर फिर भी कोई बाई मिस्टेकली या कोई भी चीज़ अंदर आ गई, यहाँ तक पहुँच गई, एक अल्वुलाई में पहुँच गई, तो अल्वुलाई में हमारे पास मैक्रोफेजेस होते हैं जो कि इन तमाम चीज़ें बैक्टीरिया वगैरह को जो है वो हटा रहे होते हैं या कवर कर रहे होते हैं या ख़त्म कर रहे होते हैं, ये समझ लें। आगे हम बढ़ते हैं। ये हमारे पास डायग्राम दी है, इंशाल्लाह जब वीडियो ख़त्म होगी, वीडियो के एंड में हम इस पर एक जो है ओवरव्यू में दूंगा, तो आप वो लाजमी जाकर देख लीजिएगा। आप इस मतलब कि अगर हम इसको डिस्कस करेंगे तब भी फ़ायदा नहीं है, हम लास्ट में इस डायग्राम के थ्रू जो है वो एक ओवरव्यू करेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे पास रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी जोन जो इतनी बातें हमने की, अभी ये रेस्पिरेटरी जोन के हवाले से जो हमने बात की वो एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें परफॉर्म हो रही होती हैं। तो जैसे कि हमने बात की थी, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास आता है टर्मिनल जो है ब्रोंक्यूल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आगे जाके ये जो हमारे पास जो दो है, एक यहाँ पर आया है और एक ये आया है, ये हमारे पास क्या है? ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में आगे जाके डिवाइड हो गया है। और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हमारे पास किस चीज़ में डिवाइड हुआ है? ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स अल्वुलर डक्ट में हमारे पास डिवाइड हुआ। ये हमारे पास अल्वुलर डक्ट है, और अल्वुलर डक्ट आगे जाके हमारे पास अल्वुलर सेक में डिवाइड होता है।
ये हमारे पास जो दिया है, ये हमारे पास मतलब ये अलवुलर डक्ट हमारे पास मस्जिद आगे जाके ये एक रास्ता होता है, ये हमारे पास एयर के लिए एक रास्ता है अलवुलर डक्ट। और ये वो गुच्छा है जिसकी वजह से हमने बात की या अंगूर की जो मिसाल दी थी, ये वो गुच्छा नुमा होता है। और अगर इसमें से भी हम एक गुच्छे को निकाल दें, गुच्छे को निकाला है समझाने के लिए कि एक गुच्छा हमने निकाल दिया, इस पे हमारे पास क्या होता है। इसमें सबसे पहले अगर हम इस गुच्छे में देखें तो हमारे पास एक सिंगल की अगर हम बात करें तो इसको एक सिंगल को हम एक अलवुलाई कहते हैं। और इसके अंदर जो सुराख होते हैं, इसके अंदर इसी वजह से एयर आ रही होती है और इसी सुराख के अंदर या पोर्स के अंदर से ही हमारे एयर का एक्सचेंज वगैरह प्रोसेस भी हो रहा होता है। ये हमारे पास और क्या है, ये हमारे पास रेस्पायरेटरी जोन ऑफ लोअर रेस्पायरेटरी, हमारे लोअर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट में हमारे पास ये आता है, तो इसलिए हम इसको रेस्पायरेटरी जोन ऑफ लोअर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट के नाम दिया है। तो आई होप इस डायग्राम से आपको कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी नहीं समझ आया है तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं उसके हवाले से मज़ीद आपको समझाने की कोशिश करूँ। आगे बढ़ते हैं। अब इतने किस्से तो हमने की, ये किस्सा हम किस हवाले से किया, ये आखिर जो एक निचोड़ है वो इस लंग्स के हवाले से हमने बात की कि इतना जो भी प्रोसेस हमने बात की कि अब प्रोसेस क्या क्या हो रहा है वो इस लंग्स के अंदर हो रहा होता है। ये हमारे पास पैर की शक्ल में होते हैं, मतलब ये लंग्स हमारे क्या है, हमारे पैर के शक्ल में है। ये तो हर एक बच्चे को भी पता है, लेकिन फिर भी इसमें लोगों ने दिया है। और हमारे लंग्स आर पेयर्ड कोन शेप्ड ऑर्गन इन द थोरेसिक कैविटी। हमारी जो थोरेसिक कैविटी है इसके अंदर ये मौजूद होते हैं, ये पैर शक्ल में होते हैं और पैर में होते हैं। और अगर हम इसके शेप के हवाले से बात करें तो ये कोन नुमा शेप के होते हैं, कोन नुमा ऑर्गन के शेप के होते हैं। कोन हमारे पास जो आइसक्रीम वगैरह का कोन होता है जो हम खाते हैं, इसको भी कह सकते हैं, या गर्ल्स जो अपने हाथों पे मेहंदी वगैरह लगाती है, इसको भी हम कोन कह सकते हैं। उस शेप का उस शेप नुमा होता है, मतलब कि एक साइड से ये मोटा तिरछा होगा, इसकी चौड़ाई ज़्यादा होगी, और दूसरे साइड से इसकी चौड़ाई जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। दे आर सेपरेटेड from each other by the heart and other structures in the mediastinum। ये हमारे पास किस चीज़ की वजह से सेपरेट हुए होते हैं, अलग हुए होते हैं। इनके बीच में अगर हम बात करें तो इनके बीच में हमारे पास लंग होता है, और ये वो उस जगह को कहते हैं जहाँ पर हमारे पास हार्ट मौजूद है। इसके अलावा अदर स्ट्रक्चर हमारे पास मुख्तलिफ अदर स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद होते हैं। उस जगह को हम मीडियास्टीनियम हम कहते हैं, और इस मीडियास्टीनियम में हमारे पास हार्ट भी होता है। द आउटर कवरिंग ऑफ लंग इज कॉल्ड प्लूरा। लंग्स के ऊपर एक कवरिंग हुई होती है जो कि इसको प्रोटेक्ट कर रही होती है, इसको हम प्लूरा कहते हैं। और प्लूरा इज़ कंपोज्ड ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन, और ये प्लूरल मेम्ब्रेन से बनी होती है। और प्लूरल मेम्ब्रेन हमारे पास जो है वो उसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास दो लेयर होती है, एक पैराइटल प्लूरा और एक हमारे पास आती है वेजरल प्लूरा। पैराइटल प्लूरा हमारे पास अगर हम मैं समझाने की कोशिश करूं, मतलब कि अगर हमारा यहाँ पर एक लंग्स है तो इसके अंदर जो लेयर इसके अंदर की तरफ है उसे हम वेजरल प्लूरा कहते हैं, और इसके आउटर लेयर जो बाहर वाली लेयर होती है इसको हम पैराइटल प्लूरा कहते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। प्लूरल फ्लूइड लुब्रिकेट द बोथ मेम्ब्रेन एंड प्रिवेंट फ्रॉम फ्रिक्शन। ये जब दोनों अगर इसमें कोई ज़ोर वगैरह कोई चीज़ वगैरह इसके ऊपर दबाव पड़े, फ्रिक्शन वगैरह इसके अंदर हो भी, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि इसके अंदर प्लूरल फ्लूइड हमारे पास इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये दो मेम्ब्रेन है तो इनके बीच में लाजमी बात है कि इसमें गैप होगा। तो इस गैप में हमारे पास प्लूरल फ्लूइड होता है जो कि इनको लुब्रिकेट फ्रिक्शन से बचाते हैं, या कोई भी झटका वगैरह कोई ज़ोर वगैरह शादी पर किसी चीज़ से अगर कोई लग भी जाए कोई चीज़, तो ये लंग्स को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमने हमारा क्या दिया है, आगे हमारे पास लंग्स का वही दिया है कि लंग्स एक्सटेंड फ्रॉम द डायफ्राम। ये डायफ्राम के साथ एग्जिस्ट कर रही होती है, मतलब डायफ्राम के ऊपर होती है। टू जस्ट स्लाइटली सुपीरियर टू द क्लेविकल्स एंड लाई अगेंस्ट द रिब्स इंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली। कि अगर हम मैं समझाने के लिए आपको दूँ कि यहाँ पर जो है हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास समझाने के लिए डायफ्राम है, ऊपर हमारे पास क्लेविकल्स है, तो इसके बीच में यहाँ पर हमारे पास लंग्स होते हैं, और इसको प्रोटेक्ट किसी ने किया हुआ आता है। इसके अगर हम चारों तरफ बात करेंगे, एक गोलाई में हम बात करें, तो इसके यहाँ पर भी रिब्स ऐसे आए होते हैं, इसको पीछे से भी रिब्स ने प्रोटेक्ट किया होता है, और आगे से भी इसको इस तरह से रिब्स ने जो है वो प्रोटेक्ट किया होता है, मतलब कि कवर किया होता है। ब्रॉड अगर हम आगे देखें तो ब्रॉड इंफीरियर पोर्शन इज़ बेस्ड विच इज़ कनकेव।
अगर हम इसके हम नीचे की फेस के हवाले से, अगर हम शक्ल के हवाले से बात करें कि हमारे पास नीचे क्या होता है, तो ये हमारे पास इस तरह से इसकी शेप हुई होती है नीचे की। अगर हम लंग्स की नीचे साइड देखें तो ये कनकेव नुमा होता है, एक थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है इसके नीचे का शेप हो। और अगर हम नैरो सुपीरियर पोर्शन इज कॉल्ड एपेक्स, और इसके अगर हम मैं यहाँ पर समझाने के लिए एक और लंग्स बनाऊँ तो एक शेप इस तरह से इसकी होती है। तो ये नीचे का जो हिस्सा हमारे पास होता है ये हमारे पास थोड़ा कनकेव होता है, और ये हिस्सा हमारे पास जो है ये क्या कहलाता है, ये हमारे पास एपेक्स इसका कहलाता है। जो ऊपर का हिस्सा होता है इसका हमारे पास ये एपेक्स कहलाता है। अच्छा, इसमें ब्लड सप्लाई वगैरह क्या आ रही होती है या क्या क्या चीज़ें वगैरह हो रही होती है, उसका हम इसमें देख लेंगे। देखिए, क्योंकि इसके ज़िंदा रहने के लिए और इसका काम क्या है ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो इसका काम ये है कि ये हमारे पास लंग्स से ये वाहिद वो आर्टरीज़ होती है जिसमें हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है। और नीचे हमारे पास अगर वेन के हवाले से बात करें तो ये वो वाहिद वेन होती है जिसमें हमारे पास ऑक्सीजनेटेड जो है वो ब्लड होता है इस वेन में। तो ये आपको लाजमी पता होना चाहिए कि लंग्स से हमारे पास आर्टरीज़ जो आती है वो हमारे पास कौन सी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, और इसमें हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जब हमारा लंग्स को प्यूरिफाइड कर लेता है, उसमें ऑक्सीजन दे देता है और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, तो वो पल्मोनरी वेन के ज़रिए जो है वो दोबारा हार्ट तक मतलब कि भेज देते हैं। ये वो वाहिद आर्टरीज़ और वेन का आपको पता होना चाहिए। तो अगर ये इसका काम है तो इस लंग्स को ज़िंदा रहने के लिए, ख़ुद भी ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स चीज़ें वगैरह तो चाहिए होती है। तो ब्रोंकियल आर्टरी वो आर्टरी है जो कि इसको ब्लड सप्लाई कर रही होती है, इसको न्यूट्रिएंट्स चीज़ें हर चीज़ वो सप्लाई कर रही होती है। ये वो ब्रोंकियल आर्टरीज होती है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ एवोर्टा, ये एक एवोर्टा की एक ब्रांच है विच डिलीवर द ब्लड टू द लंग्स, जो कि ब्लड जो है उसको डिलीवर कर रही होती है। आगे इसके फंक्शन के हवाले से देखते हैं कि लंग्स का हमारे पास या ये जो रिस्पायरेटरी सिस्टम जो हमने पढ़ा इसका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले इसका फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू टिश्यूज़। इसका काम क्या है कि ये ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर से लेगी और टिश्यू तक प्रोवाइड करेगी, पहुंचाएगी। ये ट्रांसफ़र द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज़ टू द एयर, और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से लेगी और एयर में छोड़ देगी या एक्सचेंज कर हो जाएगा वहाँ पर। इसका ये रिस्पायरेटरी सिस्टम का ये हमारे पास फंक्शन है। और प्रोड्यूस साउंड, और ये हमारे पास लैरिंग्स हमारे पास वो जगह होती है जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ये हमारे पास वो रिस्पायरेटरी सिस्टम में ही आ रहा होता है, और ये हमारे पास वॉइस जो है वो प्रोड्यूस कर रहा था। जो बातें वगैरह हम कर रहे होते हैं, जो साउंड वगैरह निकल रही होती है आती है, वो इस जगह से आ रही होती है, और इसी सिस्टम की बदौलत हमारे पास ये हो रही होती है। कंटेन रिसेप्टर फॉर स्मेल, और इसमें अगर हम नाक में ओल्फैक्टरी नर्व्स के हवाले से पिछली वीडियो में जो हमने कवर किया था कि ओल्फैक्टरी नर्व्स हमारे पास वो नर्व होते हैं जो सेंस वगैरह को, जो स्मेल वगैरह को उसको डिटेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये भी हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम में ही आ रहे होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके इवेंट्स जो इसके काम वगैरह जो चीज़ हवाले से हम बात कर रहे हैं कि ये क्या क्या काम परफॉर्म कर रहे हैं और कहाँ पर क्या वेंटिलेशन या रिस्पायरेशन हो रही है। तो इसके हवाले से ये 3 रिस्पायरेशन इसके आपको लाजमी पता होना चाहिए कि रिस्पायरेटरी इवेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है पल्मोनरी वेंटिलेशन। वेंटिलेशन के नाम से ही आपको ज़ाहिर हो चुका होगा कि इसमें हमारे पास गैसेस सिर्फ अंदर और बाहर जो जाती है इसको हम वेंटिलेशन कहते हैं। पल्मोनरी वेंटिलेशन में हमारे पास क्या हो रहा होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग एंड एटमॉस्फेयर। इसमें हमारे पास लंग्स और एटमॉस्फेयर में गैसेस सिर्फ एक्सचेंज हो रहे होते हैं, मतलब कि एटमॉस्फेयर से आपने नोज़ के थ्रू लंग्स के अंदर जो है वो एयर लेकर आ गए और एयर यहाँ से दोबारा एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। इसको हम वेंटिलेशन, मतलब इन और आउट को हम सिर्फ जो है वो वेंटिलेशन कहते हैं, और ये वो हमारे पास पल्मोनरी वेंटिलेशन कहलाती है। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन हमारे पास क्या होती है, एक एक्सटर्नल रिस्पायरेशन है और एक हमारे पास आता है इंटरनल रिस्पायरेशन। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन अल्वुलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरीज। अल्वुलाई और पल्मोनरी कैपिलरीज के साथ जो गैस एक्सचेंज हो रहा होता है इसे हम क्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं, इसको हम एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहते हैं। मतलब कि अल्वुलाई और पल्मोनरी कैपिलरीज। लंग्स ने सबसे पहले, अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ कि लंग्स ने ले लिया अल्वुलाई के ज़रिए जिस जगह पर परफॉर्म हो रहा होता है, जिस जगह पर एक्सचेंज हो रहा होता है वो अल्वुलाई होते हैं, और अल्वुलाई के चारों तरफ जो है हमारे पास कैपिलरीज होते हैं जिसको हम पल्मोनरी कैपिलरीज कहते हैं। तो मतलब कि अल्वुलाई ने ऑक्सीजन ले लिया,
पल्मोनरी कैपिलरीज को देती है और पल्मोनरी कैपिलरीज ने ब्लड के थ्रू पूरे जिस्म में पहुंचाएगा, फिर ये इसका काम हो रहा होता है। तो हमारे पास अगर हम लंग्स के हवाले से बात करें तो लंग्स ने इतना काम किया। अब इंटरनल रेस्पिरेशन जो है वो हार्ट के थ्रू हमारे पास होती है तकरीबन। इंटरनल रेस्पिरेशन हमारे पास क्या होती है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सिस्टमेटिक कैपिलरीज एंड टिश्यूज़। मतलब कि इसने हमारे पास अल्वुलाई ने ले लिया, पल्मोनरी कैपिलरीज के ज़रिए हमारे पास हमारे ब्लड में दे दिया और हमारा ब्लड वहाँ से पल्मोनरी वेन के ज़रिए हार्ट में आ गया और हार्ट के थ्रू जैसे ही पूरे जिस्म में ऑर्टा के थ्रू उसने मतलब कि पुश कर दिया, तो सिस्टमेटिक सिस्टम, ये हमारे पास वो सिस्टमेटिक कैपिलरीज, वो वाहिद कैपिलरीज होती है जो टिश्यूज़ के साथ कनेक्ट हुई होती है, टिश्यूज़ के साथ एक्सचेंज कर रही होती है। तो सिस्टमेटिक कैपिलरीज के ज़रिए ये टिश्यूज़ को जो है वो ऑक्सीजन वगैरह पहुंचाती है। या यूँ समझ लें कि सिस्टमेटिक कैपिलरीज और टिश्यूज़ के साथ जो एक्सचेंज हो रहा होता है इसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास इस स्लाइड में हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास नर्वस कंट्रोल रेस्पिरेशन है कि नर्वस हमारे पास नर्वस सिस्टम का क्योंकि इतना प्रोसेस वगैरह हो रहा है तो ब्रेन के भी तो कोई पार्ट इसमें इन्वॉल्व हुआ होगा, ब्रेन को भी तो सिग्नल वगैरह पहुंच रहे होंगे। तो ब्रेन में हमारे पास मेड्यूला ही इस पूरे प्रोसेस का जो है वो यूँ समझ एक जड़ है। मेड्यूला में ही हमारे पास सिग्नल वगैरह आएगा और इस प्रोसेस के ज़रिए मतलब कि मेड्यूला ही को पता चलेगा हमारे जिस्म में ऑक्सीजन की कमी है या ऑक्सीजन ज़्यादा हो चुका है, तो मेड्यूला ही फिर आगे सिग्नल पहुंचाएगा कि ऑक्सीजन की कमी है। तो रिस्पायरेशन का रेट जो है वो मेड्यूला के थ्रू हमारे जो है वो बढ़ेगा और यही हमारे पास सिग्नल लंग्स को देगा कि अभी भी आपकी मतलब की ज़रूरत है और रिस्पायरेशन रेट हमारा बढ़ा देता है। रिस्पायरेशन रेट जब हमारा बढ़ जाता है तो हमारे पास ये मसल्स कुछ और मसल और डायफ्राम का बहुत अहम किरदार होता है। तो वो मेडुला ही होता है जो इसको सिग्नल वगैरह या ऑर्डर के, तो यूँ समझ लें कि एक ऑर्डर देता है कि भाई आप अपना काम बढ़ा दो, अब हमें आपकी नीड है। तो मेडुला हमारे पास पूरे नर्वस सिस्टम में हमारे पास इन्वॉल्व हुआ है और यही रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए हमारे पास मेन काम परफॉर्म कर रहा होता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ के लंग की कितनी वॉल्यूम है और इसकी कितनी कैपेसिटी वगैरह, मतलब कि लंग्स के अंदर कितनी कैपेसिटी है कि ये कितना एयर जो है इनहेल कर सकती है, एक्सहेल कर सकती है, क्या प्रोसेस हो रहा होता है। अ हेल्थी एडल्ट एवरेज 12 बीट a minute with each inhalation and exhalation, moving about 500 ml of air into and out of the lungs। मतलब कि एक एवरेज एडल्ट मैन की बात करें तो एक मिनट में वो 12 दफ़ा जो है वो सांस ले रहा होता है और हर दफ़ा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में 500 ml की बात हो रही है। 500 ml जो है वो एयर को इनहेल करता है और एक्सहेल करता है। द वॉल्यूम ऑफ वन ब्रीथ इस कॉल्ड द टाइडल वॉल्यूम। इसको हम टाइडल वॉल्यूम भी कहते हैं। मतलब कि एक सिंगल ब्रीथ जिसमें हमने इनहेलेशन भी की और एक्सहेलेशन भी, मतलब कि एक हमने सांस ली और बाहर कर, तो कितना सांस हम एक दफ़ा में अंदर करते हैं वो 500 ml होता है और इसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं इस 500 ml को। द मिनट वेंटिलेशन, एक मिनट में कितनी वेंटिलेशन होती है। द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल एंड एक्सहेल्ड ईच मिनट इज़ रिस्पायरेटरी रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइडल वॉल्यूम। मतलब कि एक मिनट में हमने कितना जो है वो एयर इनहेल किया और एक्सहेल किया, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज़ से? टाइडल वॉल्यूम से। तो हमारे पास क्या निकलेगा? हमारे पास जो है वो मिनट वॉल्यूम हमारा एक पेशेंट का निकल जाएगा कि इसने कितनी ml जो है वो या कितनी लीटर इसने जो है वो एयर इनहेल की और एक्सहेल की। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन वगैरह दी है। आप देख लीजिएगा कि एक मिनट में अगर एक बंदा 12 दफ़ा सांस लेता है और 500 ml इनहेल करता है तो वो हमारे पास तकरीबन 6 लीटर जो है पर मिनट एयर इनहेल करता है और एक्सहेल करता है। तो आई होप ये आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़। इसको वर्बली मैं आपको बता दूंगा और नेक्स्ट समझाने के लिए, क्योंकि अब बाद में एक वीडियो बनाऊंगा, उससे आई होप कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास क्या होता है। लेकिन हमारे पास इसमें भी आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी इसी वीडियो में बाद में एक चीज़ ऐड कर लूँगा जो कि वर्बल एक नोटबुक से कवर की होती है, तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। इस पूरी वीडियो का आप लोगों ने जो है वो ज़रूर कंप्लीट देख लेना है। तो सबसे पहले लंग कैपेसिटीज़ आर कम्बिनेशंस ऑफ स्पेसिफिक लंग वॉल्यूम। लंग कैपेसिटीज़ में हमारे पास एक स्पेसिफिक लंग वॉल्यूम वगैरह चीज़ें होती है। तो वो हम कैसे देख रहे होते हैं? इंस्पायरेटरी
इंस्पायरेटरी कैपेसिटी सबसे पहले हमारे पास आती है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में हमारे पास क्या आ रहा होता है, इज़ द सम ऑफ टाइडल वॉल्यूम। इसमें हमारे पास टाइडल वॉल्यूम जिसमें हमने अभी बात की कि 500 ml होती है, एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व। एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व हमारे पास होती है जो कि एक मेल की अगर हम बात करें तो 3100 ml, मतलब कि 500 ml टाइडल वॉल्यूम आ गई, और हमारे पास इंस्पायरेटरी ये जो रिज़र्व हमारे पास होता है वो हमारे पास 3100 ml होता है। लेकिन अगर हम टोटल की बात करें तो ये 3600 ml तकरीबन टोटल बनता है एक मेल का। अगर फीमेल के हवाले से देखें तो 500 वॉल्यूम वो टाइडल वॉल्यूम तो है उनका, लेकिन अगर उसका इंस्पायरेटरी और रिज़र्व देखें तो इसका हमारे मेल के बदौलत जो है वो कम होता है, वो 1900 ml होता है। लेकिन इस वजह से इसका टोटल वॉल्यूम भी अगर हम देखें तो टोटल वॉल्यूम भी ये कम आ रहा है 2400 ml। ये वॉल्यूम आपको याद होने चाहिए। एक मेल का तो ज़रूरी याद होना चाहिए, फीमेल का याद हो या ना हो, फीमेल का डायरेक्ट अंदाज़ा भी लग जाता है, लेकिन एक मेल का आपको ज़रूर याद होना चाहिए। तो इसको हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। और फंक्शनल रेजिडुअल के जो हमारे पास कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, इज़ द सम ऑफ रेजिडुअल वॉल्यूम, मतलब इसमें हमारे पास रेजिडुअल वॉल्यूम होती है और इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारे पास होती हैं। ये दोनों 1200 ml है, तो 1200 का हम प्लस करेंगे तो एक मेल का अगर हम बात करें तो 1400 ml कंप्लीट बनता है। और अगर हम एक फ़ीमेल का देखें तो रेजिडुअल वॉल्यूम जो कि हमारे पास 1100 ml है, और एक्सपायरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम हमारे पास 700 ml एक फ़ीमेल का है। तो अगर हम इसके टोटल के हवाले से बात करें तो 1800 ml बनता है। वाइटल कैपेसिटी में हमारे पास क्या क्या आ रहा होता है, इज़ द सम ऑफ इंस्पायरेटरी रिज़र्व। हमारे पास इसमें रेस्पायरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम आती है, टाइडल वॉल्यूम आता है, और एक्सपायरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम हमारे पास आता है। इसको अगर हम कंप्लीट देखें तो ये कंप्लीट हमारे पास कितना आ रहा होता है, ये कंप्लीट हमारे पास 4800 ml एक मेल में आ रहा होता है। और अगर फीमेल के हवाले से बात करें तो फीमेल का हमारे पास 3100 ml आ रहा होता है। टोटल लंग कैपेसिटी, एक मेल की टोटल लंग कैपेसिटी उसकी कितनी है, मतलब कि वो फुल अपने एयर वगैरह को जो इनहेल करता है उसकी टोटल कितनी कैपेसिटी, वो कितना एयर जो है वो इनहेल कर सकता है, इज़ द सम ऑफ वाइटल कैपेसिटी। इसमें हमारे पास वाइटल कैपेसिटी जो हमारे पास ये हमारे पास हो रही होती है, मतलब कि ये वाइटल कैपेसिटी हमारे पास 4800 ml ये आ जाती है, और रेजिडुअल वॉल्यूम हमारे पास 1200 ml आ जाता है, जो कि 1200 ml एक नॉर्मल मेल के हवाले से अगर हम बात करें तो। और फीमेल के हवाले से बात करें तो फीमेल का हमारे पास ये जो हमने पढ़ा था 1100 ml होता है, और एक मेल का हमारे पास जो है वो 1200 ml होता है। तो अगर हम इस 1200 को इस वाइटल कैपेसिटी मतलब कि 4800 ml के साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास एक मेल का टोटल जो लंग कैपेसिटी है वो 6 मतलब कि 6000 ml है, मतलब कि 6000 ml है। और अगर फीमेल के हवाले से देखें तो ये 4200 ml है। तो एक मेल एक फ़ीमेल में आप देखें कितना ज़्यादा फ़र्क है। तो ये वॉल्यूम आपको याद होने चाहिए। अब मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको नोटबुक के ज़रिए। तो स्टूडेंट्स ये कुछ चीज़ें समझाने के लिए आपको मैंने अपना फेस इसमें वीडियो में लेकर आया है। देखिए इसमें हमारे पास सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो टाइडल वॉल्यूम हमारे पास क्या है, और इसके अलावा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो हमारे पास क्या है, और इसके अलावा रेजिडुअल वॉल्यूम। इन चीज़ों को आपने समझना बहुत केयरफुली से है, और ये ज़रूरी है आपको समझाना, इसलिए मैंने आपको प्रैक्टिकली आपको जो है वो समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हमारे पास आता है टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल ब्रीथिंग जो हम ले रहे हैं, मतलब कि अगर आप मुझे देखें जो नॉर्मल ब्रीथिंग में ले रहा हूँ इसमें ये हमारे पास टाइडल वॉल्यूम में आता है, जिसमें हम 500 ml जो एक मेल की बात करें तो 500 ml मैं इनहेल कर रहा हूँ, और 500 ml जो है वो मैं एक्सहेल कर रहा हूँ। जैसे कि आप लोग अगर आप सामने अभी देखें तो ये जो प्रोसेस होता है इसमें 500 ml जो है एक नॉर्मल प्रोसेस के ज़रिए हम इनहेल कर रहे होते हैं और एक्सहेल कर रहे होते हैं। लेकिन अगर तो फ्रेंड्स अगर हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो फ्रेंड्स इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो ये से समझ लें कि आपके लंग की जो कैपेसिटी होती है, फुल कैपेसिटी, कि आप कितना एयर जो है वो अपने अंदर इनहेल कर सकते हैं या अंदर ले सकते हैं, इसको हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं, जो कि अभी आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि अगर नॉर्मल ब्रीथिंग में इस तरह से ले रहा हूँ, ये मेरी नॉर्मल ब्रीथिंग है, इसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। लेकिन अगर मैं ज़्यादा फुल कोशिश करूँ, जैसे कि जो स्विमर वगैरह होते हैं पानी में अंदर जाने के लिए, वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वो जितना हो सके एयर को इनहेल करें, ताकि उसको पानी के अंदर जो है वो स्विमिंग के अंदर वो कोई परेशानी ना हो। जैसे कि
ये जो मेरी कैपेसिटी है, ये मेरी लंग की फुल कैपेसिटी, इसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं और ये 3100 ml होती है, मतलब कि 3100 ml ये मतलब कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है। इसको हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। टाइडल वॉल्यूम हमारे नॉर्मल में आ गया और जितना हो सके, जितना हम ज़्यादा एयर को इनहेल कर सके, वो हमारे पास इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में आता है। और इसी तरह इसका उलट अगर हम देखें तो वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में आता है कि जितना हो सके, जितना ज़्यादा ज़ोर लगाए हम अपने अंदर जो एयर इनहेल किया होता है, वो इस एयर को हम बाहर एक्सक्रीट आउट करें या बाहर करें, एक्सहेल करें, इसको हम एक्सहेल इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। जैसे कि अगर मैं कोशिश करूँ समझाने की, ये हमारे जो है वो नॉर्मल ब्रीथिंग चल रही है, लेकिन अगर मैं ज़्यादा कोशिश करूँ, देखिए ज़्यादा एफर्ट लगा रहा हूँ ताकि एयर जितनी भी मेरे लंग की कैपेसिटी के अंदर जितनी भी एयर है वो बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाए। इसको हम एक्सहेल इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। और हमारे पास जो सबसे लास्ट में हमारे पास आता है वो रिजर्व वॉल्यूम आपके लंग के अंदर कुछ ऐसी कैपेसिटी होती है कि अगर आप जितने भी ज़ोर लगाए, आप मतलब कि एयर को जो है वो एक्सहेल करें, बाहर करें, लेकिन आपके लंग्स के अंदर एक ऐसी मिनिमम कैपेसिटी होती है जो कि एनी टाइम उस मिनिमम कैपेसिटी में आपका एयर जो है वो लंग्स के अंदर मौजूद होता ही रहता है, चाहे आप जितनी भी कोशिश करें। जब तक एक इंसान मर नहीं जाता तब तक आपके जो है रेजिडियल वॉल्यूम जो है वो कैपेसिटी जो नॉर्मल होती है। और हर बंदे में ये नॉर्मल वॉल्यूम होती है जो कि 1200 ml है। तो ये समझाने की कोशिश करूँगा। अभी चलते हैं नोटबुक की तरफ। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने उसमें समझाने की कोशिश की आपको प्रैक्टिकली, लेकिन अब हम एक डायग्राम के थ्रू या एक यूँ समझ लें कि एक ग्राफ के थ्रू मैं आप समझाने की कोशिश करूँगा और समझाऊँगा। आई होप कि आप लोगों को समझ आ जाएगा। ये हमारे पास जो होता है, ये नॉर्मल आप ब्रीथिंग ले रहे हैं, मतलब कि अगर आप नॉर्मल ब्रीथिंग ले रहे हैं, आप इनहेल कर रहे हैं, फिर एक्सहेल कर रहे हैं, फिर इनहेल और एक्सहेलेशन ये हो रही होती है, तो इसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। और ये टाइडल वॉल्यूम हमारे पास जो है वो 500 ml होती है। मतलब कि एक नॉर्मल रेंज की अगर हम बात करें तो ये 500 ml आप इनहेल कर रहे होते हो और एक्सहेल कर रहे होते हैं। और जिस तरह की मैंने आपको समझाया कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाकर, जितना भी एफर्ट लगाए और आप एयर को इनहेल करें, तो ये मैंने एक डायग्राम के थ्रू अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ, जितना भी आप ज़ोर लगाए तो उसमें आप 3100 ml जो है वो आप इनहेल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। और जितना एफ़र्ट लगाए उसको निकालने की, आप अपने जिस्म से एयर को निकालने की कोशिश करें, उसमें हमारे पास आती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आती है और ये हमारे पास 1200 ml होती है। और जो आपके जिस्म में, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके जिस्म में एनी टाइम एयर मौजूद रहती है, मतलब कि आपके लंग्स को कोलेप्स होने से बचाती है ताकि आपके लंग्स जो है वो कोलेप्स ना हो जाए, तो वो भी हमारे पास 1200 ml होता है। चाहे आप जितने भी ज़ोर लगाए, ये 1200 ml आपके जिस्म में एनी टाइम आपके लंग्स में मौजूद होती है। इसको हम सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि सबसे जितने भी ज़ोर लगाए उसको हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। एक नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू जो आप इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं, इसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। और जो जितना भी एफर्ट लगाए आपको उसको एयर को निकाले, तो इसको हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। तो और लास्ट में हमारे पास आता है रेजिडुअल वॉल्यूम आपके जिस्म में एनी टाइम, मतलब कि आपके लंग्स में एनी टाइम जो एयर रहती है वो 1200 ml होती है। अब हम अगर मतलब कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम को मिलाए, तो इससे हमारे पास इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आती है, जो कि आगे आपको समझाने की कोशिश भी करूँगा। जो पीपीटी है, डो की पीपीटी है, उसमें भी इसकी वॉल्यूम दिया है। मतलब कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो हम निकालते हैं, तो उसमें हमारे पास इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आता है और टाइडल वॉल्यूम आता है। लेकिन अगर हम फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी निकालने के लिए हमारे पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम प्लस करते हैं, इसके साथ हम जो प्लस करते हैं वो रेजिडुअल वॉल्यूम, मतलब कि इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी निकल आती है। लेकिन अगर हम वाइटल कैपेसिटी निकालें, वाइटल कैपेसिटी में फ्रेंड्स हमारे पास इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी और इसके साथ टाइडल वॉल्यूम, ये तीनों, मतलब कि यहाँ से आपने शुरू किया और यहाँ तक एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तक, इंस्पायरेटरी से शुरू किया, उसमें हमारे पास टाइडल भी आ गया और एक्सपायरेटरी भी आ गया। तो ये तीनों चीज़ों जब हम प्लस करते हैं, हमारे पास जो है वो वाइटल कैपेसिटी निकल आती है। और इस वाइटल कैपेसिटी के साथ जब हम मतलब कि ये रेजिडुअल वॉल्यूम जो हमने नीचे ये बताया था, तो इन चारों को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल लंग कैपेसिटी आती है, जो कि 6000 जो है वो ml होती है, मतलब कि 6000 ml हमारे पास टोटल होती है। तो चलते हैं दोबारा पीपीटी की तरफ। आई होप यहाँ से आपको क्लियर हो चुका होगा।
तो आई होप फ्रेंड्स आपको जो है नोटबुक से समझ आ गया होगा और हमारी पीपीटी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम एक ओवरव्यू करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम एक डायग्राम के थ्रू जो है एक कंप्लीट ओवरव्यू करेंगे। तो एक ओवरव्यू की तरफ हम चलते हैं क्योंकि हमारी पीपीटी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं वही डायग्राम निकालूंगा जिस डायग्राम के थ्रू हम मैंने आपको कहा था कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इस डायग्राम के थ्रू हम एक छोटा सा ओवरव्यू करेंगे कि हमने क्या पढ़ा और कहाँ पर क्या चीज़ें अवेलेबल होती है, क्या चीज़ें हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो रिस्पायरेटरी सिस्टम हमारे पास नोज़ से, हमारा नोज़ जो है यहाँ हमारे नोज़ से शुरू हो जाता है। यहाँ से हम जब कोई एयर वगैरह इनहेल करते हैं तो इस जगह से हम इनहेल करते हैं। ये मतलब कि नोज़ के ज़रिए हम इनहेल करते हैं और ये हमारे पास एक्सपायरेटरी एक्सटर्नल नोज़ में आ जाता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में वगैरह में आ जाता है। और ये हमारे पास जो है वो इंटरनल नोज़ कहलाता है, इंटरनल कैविटी कहलाती है, जिसको हम नेज़ल कौंचाई भी कहते हैं। और ये इसकी लाइनिंग हमारे पास मसल्स वगैरह से होती है और ये म्यूकस एनी टाइम सेक्रीट कर रहा होता है। अगर हम आगे ये जाके बात करें कि इसके साथ अटैच क्या होता है, तो इसके साथ हमारे पास फेरिंग्स अटैच होता है। और फेरिंग्स से ये हिस्सा अगर आप देखें तो अगर अपना मुंह फुल खोलें और शीशे या मिरर वगैरह में आप देखें तो एक बेल नुमा घंटी नुमा नज़र आ रही होगी, इसको हम ग्लोटिस कहते हैं। और इसके नीचे ये जो हमारे पास जगह होती है, यहाँ पर ये हमारे पास एपिग्लोटिस होता है। एपिग्लोटिस नीचे होता है और ग्लोटिस हमारा ऊपर होता है। हमारे पास फेरिंग्स आता है, इसमें हमारे पास ओरोफेरिंग्स, नेज़ोफेरिंग्स, लेरिंजोफेरिंग्स। तो इसके बाद जैसे फेरिंग्स ख़त्म हो जाता है हमारे पास लैरिंग्स शुरू हो जाता है। और लैरिंग्स जैसे ही ख़त्म होता है, लैरिंग्स के नीचे हमारे पास ट्रेकिया आ रहा होता है। ट्रेकिया में हमारे पास एयर वगैरह आ जाती है और ट्रेकिया में हमारे पास ये जो कार्टिलेज वगैरह सी शेप नुमा आपको दिख रहे हैं, ये हमारे पास 16 से 20 कार्टिलेज वगैरह होते हैं। इस जगह को हम कार्निया कहते हैं, जहाँ पर, और ये फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के बिल्कुल सामने आ रही होती है, जहाँ पर हमारा आगे मज़ीद जाके ये प्राइमरी ये जो है ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। तो प्राइमरी ब्रोंकाई में हमारे पास फिर आगे सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी से टर्शियरी ब्रोंकाई, हमारे पास टर्शियरी ब्रोंकाई, ये देख 1 2 3 ये टर्शियरी ब्रोंकाई आगे जाके ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स इस तरह से हमारे पास आगे जाके डिवाइड हो जाती है। ये मतलब कि हमारे पास अगर हम दोनों की बात करें तो ब्रोंकस में ये डिवाइड हो जाता है, आगे ब्रोंक्यूल्स वगैरह में, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स वगैरह में डिवाइड हो जाती है। तो इस डायग्राम के हेल्प से जो है आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि इस डायग्राम में आपने क्या दिखाया गया है। तो ये हमारे पास आर्टरी होती है, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए हमारे पास ब्लड आया है, तो पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए ही ये अगर आप देखें तो इसका कलर चेंज है। आर्टरी के ज़रिए हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है एक सिंगल अल्वुलाई में, और एक सिंगल अल्वुलाई जो है वहाँ पर जो है वो कैपिलरीज़ का एक नेटवर्क, ये अगर आप देखें ये कैपिलरीज़ का एक नेटवर्क है। इसमें हमारे पास ये कैपिलरीज़ के एक नेटवर्क से जो है वो हमारे पास जो वो स्ट्रक्चर वगैरह है, ये अगर आप देखें कैपिलरीज़ के स्ट्रक्चर से यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज वगैरह हो जाता है। और जैसे ही एक्सचेंज हो जाता है तो ये हमारा वेन है, ये वो वाहिद वेन वगैरह या पल्मोनरी वेन, ये वो वाहिद वेन वगैरह होते हैं जहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो रहा होता है। यहाँ से अगर हम देखें तो इस आर्टरी के ज़रिए हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया अल्वुलाई में, अल्वुलाई ने कैपिलरीज़ और अल्वुलाई के हेल्प से जो है गैसेस का एक्सचेंज हो गया, और फिर इसने जो है वो इस वेन के ज़रिए दे दिया, और इस वेन के ज़रिए हमारे पास हार्ट में आ गया। तो ये पूरा प्रोसेस जो है हमारे पास परफॉर्म हो रहा होता है, ये हमारे इस एक लंग्स में और दूसरे लंग्स में, और ये नैनो सेकंड से भी जल्दी, मतलब कि ये पूरा प्रोसेस हो रहा होता है। लेकिन इसको समझने के लिए और आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगा, वरना ये काफ़ी जल्दी से ये प्रोसेस हो रहा होता है। तो आई होप फ्रेंड्स ये प्रोसेस था कि पूरा कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें परफॉर्म हो रही है, क्या क्या चीज़ें हो रही है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिल गई होगी। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई सवाल है आपके जहन में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगा कि उस पर एक अलग से वीडियो बना लूँ या आपको समझाने के लिए जो भी प्रोसेस होगा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।